ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के तहत जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो के माध्यम से हम मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण विचारधारा फ्रांस स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि मानव भूगोल का प्रारंभिक विकास जर्मनी से हुआ और जर्मनी से फिर ये विश्व के अन्य देशों में मानव भूगोल का विस्तार पहुंचा धीरे धीरे करके। तो हम दूसरे चरण में मानव भूगोल की जो सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है इस फ्रेंच स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंच स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिक अंतर है और वो ये है कि जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अधिकतर ज्योग्राफर प्राकृतिक विज्ञानों में दक्ष थे, जबकि फ्रांस स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अधिकतर ज्योग्राफर इतिहास जैसे विषयों में दक्ष थे। इसलिए दोनों की विचारधाराओं में थोड़ी सी भिन्नता है। जिस तरह से जर्मनी में वातावरण नियतवादी विचारधारा को बल मिला और वहाँ उसका विकास हुआ, इसी तरीके से फ्रांस में मानव भूगोल की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण बिंदु था संभववादी विचारधारा, जिसका फ्रांस में प्रबल तौर पर समर्थन भी हुआ और उसका चरम विकास हुआ। तो हम यदि फ्रेंच स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में शुरुआत करें तो जर्मनी के बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस है वो भौगोलिक अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था और वहाँ अनेक विद्वानों ने भूगोल के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी शुरू की थी। सामान्यतः जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह इतिहास में हुई थी। अतः उन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययनों में विशेष रूप से मानवीय क्रियाओं या मानव द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को महत्व दिया था और इसी कारण फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने अपने अध्ययन में वातावरण और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों में प्रकृति की बजाय मनुष्य और उसकी क्रियाओं को अधिक महत्व दिया। और इसी का परिणाम स्वरूप था कि फ्रांस में मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण विचारधारा का जन्म हुआ, जिसका नाम है पॉसिबलिज्म या संभववादी विचारधारा कह सकते हैं। इस विचारधारा का प्रारंभिक केंद्र और विकास था वो फ्रांस में हुआ था। 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं विद्वानों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 20वीं शताब्दी में फ्रांस के वो कौन से विद्वान और भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में और मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ये थे मानव भूगोल के विकास में विडाल डे ला ब्लांस, जीन ब्रोन्स, लुशियन फेब्रे, अल्बर्ट डिमांजिया, डिमार्टोनी, मैक्समिलन सोरे, ब्लेंचार्ड, जीन गॉटमैन, एलिस रेकलस, पियरे दिफोंते, ये ऐसे प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल तथा यहाँ की संभववादी विचारधारा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम इस कड़ी में फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और विद्वान की बात करेंगे, विडाल डे ला ब्लास। इनका काल 1845 ईस्वी से 1918 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। विडाल डे ला ब्लास को आधुनिक मानव भूगोल के साथ साथ
फ्रांसीसी मानव भूगोल का भी संस्थापक माना जाता है। और ये जो फ्रांस में नवीन विचारधारा का उदय हुआ था, संभववादी विचारधारा, इस विचारधारा के समर्थक, कट्टर समर्थक भूगोलवेता थे और उनका मानना था कि मनुष्य तथा प्रकृति के पारस्परिक संबंधों में मानवीय क्रियाकलापों का महत्व अधिक है। विडाल डे ला ब्लास के अनुसार मनुष्य समस्या भी है और समाधान भी है। और इस विचारधारा में उन्होंने एक बात कही थी कि प्रकृति केवल मनुष्य के लिए सलाहकार मात्र है। इस दौरान ब्लांस महोदय ने मानव की दो गतिविधियों को बहुत महत्वपूर्ण दिया था। एक मानव की चॉइस यानी कि उसकी इच्छा, और दूसरी उसकी एक्टिविटी यानी कि उसकी क्रिया। इन दोनों को प्रकृति के बजाय महत्व दिया था, मनुष्य की इन दो क्रियाओं को। इस संभववादी विचारधारा ये कहती है कि प्रकृति मनुष्य के सामने संभावनाएं प्रस्तुत करती है, और जो संभावनाएं प्रकृति मनुष्य को उपलब्ध करवाती है, ये मानव अपनी क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार ही उन संभावनाओं का उपभोग या उपयोग कर सकता है। इसके अलावा ब्लांस ने मानव भूगोल के विकास में एक महत्वपूर्ण टर्म दिया था जिसका नाम था, एक शब्दावली थी उन्होंने भौगोलिक अध्ययन में विशेष रूप से प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण उपयोग किया था, जिसका नाम है पेज। ये ब्लांस महोदय ने प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन की ब्लांस महोदय की प्रमुख पद्धति थी, और उसमें उन्होंने छोटे छोटे प्रदेशों के भौगोलिक अध्ययन पर बल दिया था। और इन जो छोटे छोटे भौगोलिक प्रदेश थे, जो कि समरूपी लघु प्रदेश भी हम उन्हें कह सकते हैं, उनको उन्होंने पेज की संज्ञा दी थी। और ये पेज थे क्या? दरअसल ये पेज औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से बिल्कुल वंचित थे, और इनका जो मूल स्वरूप था वो स्वरूप था ग्रामीण था। इसके अलावा ब्लांस महोदय ने अपने भूगोल के अध्ययन में जिस तरह की अध्ययन पद्धति पर बल दिया वो था फील्ड सर्वे और ऑब्जर्वेशन तथा खोज। इनके माध्यम से उन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये वो टूल्स थे जिन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययन में इन्होंने इस्तेमाल किया था। अब विडाल डे ब्लांस ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और पहली पुस्तक थी टेबेलू डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस। ये पुस्तक 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इस पुस्तक को फ्रांस का प्रादेशिक भूगोल भी कहा जाता है। और इसी पुस्तक के माध्यम से विडाल डे ला ब्लांस ने जो छोटे छोटे समरूपी प्रदेश था उन्होंने नामकरण दिया था पेज, इन पेज का अध्ययन विस्तार रूप से इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से किया था, और पेज की विशेषताओं का वर्णन भी उन्होंने इस पुस्तक में दिया है। इसके अलावा विडाल डे ला ब्लांस ने 1917 में एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ला फ्रांस डी ला ईस्ट। इसके अलावा विडाल डे ला ब्लांस की मृत्यु के पश्चात उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई थी मानव भूगोल पर, जिसका नाम है प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमने पुस्तक थी। इस पुस्तक को, क्योंकि विडाल डे ला ब्लांस की मृत्यु 1918 ईस्वी में हो चुकी थी, इसलिए इस पुस्तक को उनके प्रमुख शिष्य इमैनुएल डी मार्टोन ने पूर्ण किया था। और इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद है वह प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से सन 1926 ईस्वी में हुआ था प्रकाशित, और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था उनका नाम था टेडी सिंघम। इन्होंने ब्लांस की इस फ्रांस भाषा में लिखी गई पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। इसके अलावा
विडाल डिला ब्लास ने अपनी इसी मानव भूगोल की पुस्तक में एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी, और वो लिखी ये थी कि पॉपुलेशन डिड नॉट स्प्रेड लाइक ए ड्रॉप ऑफ ऑयल एट द बिगनिंग, इट ग्रेव इन क्लम्स लाइक कोरल्स। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि जो धरातल पर मनुष्य की जनसंख्या है या मानव जनसंख्या है, यह मूल रूप से तेल की बूंद की तरह नहीं फैलती है, बल्कि ये आरंभ में खंड खंड में जिस तरह से प्रवाल का विकास होता है, उसी तरीके से जनसंख्या की वृद्धि होती है। ये बात ब्लास महोदय ने अपनी पुस्तक के माध्यम से कही थी। इसके अलावा ब्लास महोदय फ्रांस के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सोरबोन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर पद पर रहे थे, और उन्होंने लगभग 26 वर्षों तक भूगोल का अध्यापन करवाया था। और इसी अध्यापन के दौरान ब्लास महोदय वातावरणीय नियतवादी विचारधारा के घोर विरोधी के रूप में सामने आए, और उन्होंने इस विचारधारा के विरोध में संभववादी विचारधारा को प्रबल समर्थन प्रदान किया। अब हम बात करते हैं फ्रांस के दूसरे प्रमुख भूगोलवेता, जिनका नाम है जीन ब्रुन्स। जीन ब्रुन्स का काल है वो 1869 ईस्वी से 1930 के मध्य में माना जाता है। फ्रांस के जितने भी भूगोलवेता हुए हैं, ये सारे भूगोलवेता, इनमें दो चीज़ें कॉमन हैं। एक तो ये है कि ये सारे भूगोलवेता विडाल डिला ब्लास के शिष्य थे, और दूसरा ये समस्त भूगोलवेता फ्रांस में पनपी संभववादी विचारधारा के समर्थक थे, और इस विचारधारा को उन्होंने विश्व पटल के सामने प्रस्तुत किया था। तो इसी तरीके से जीन ब्रुन्स महोदय भी ब्लास के शिष्य और फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेता रहे थे, और संभववाद के भी समर्थक थे। उन्होंने संभववाद का समर्थन करते हुए कहा था कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, वरन उसमें परिवर्तन करने के लिए हमेशा क्रियाशील रहता है। इसके अलावा जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल पर एक पुस्तक लिखी थी 1910 ईस्वी में, और इस पुस्तक का नाम था ज्योग्राफिक ह्यूमन पुस्तक थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी बाद में प्रकाशित हुआ था, और इस फ्रांसीसी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया था अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेता ईसा बोमेन ने, और इसका नाम रखा था ह्यूमन ज्योग्राफी। इस मानव भूगोल की पुस्तक में ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल को 3 प्रमुख वर्गों के साथ साथ 6 आवश्यक तत्वों में विभक्त किया था। जो 3 प्रमुख वर्ग थे, उनमें पहला था मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय। इसमें उन्होंने 2 भाग रखे थे, एक मकान और सड़कें। दूसरा उनका जो प्रमुख वर्ग था वो था वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव की विजय। और तीसरा जो उनका प्रमुख वर्ग था वह था विध्वंसकारी अर्थव्यवस्था। इसमें उन्होंने पौधों और पशुओं के विनाश और मानवीय क्रियाओं द्वारा होने वाले खनिजों के शोषण का अध्ययन किया था। इसके अलावा जीन ब्रुन्स महोदय ने अपने भौगोलिक अध्ययन के दौरान 2 महत्वपूर्ण नियम प्रदान किए थे, और 2 महत्वपूर्ण नियमों पर जोर दिया था। वे 2 सिद्धांत थे, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जिसे हम क्रियाशीलता का नियम भी कहते हैं, इसका अध्ययन हम पहले कर भी चुके हैं। और दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत था जिस पर उन्होंने बल दिया वो था प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि अंतरक्रिया का नियम। इन 2 नियमों पर जीन ब्रुन्स महोदय ने अपनी अध्ययन के दौरान महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया था। इसके अलावा जीन ब्रुन्स महोदय ने भी भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, साथ ही जर्मनी के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद में हम
बात करते हैं फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता लुशियन फेब्रे की। लुशियन फेब्रे ये संभववादी विचारधारा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और उन्होंने ही ये पहले विद्वान थे लुशियन फेब्रे जिन्होंने सबसे पहले पॉसिबिलिज्म शब्द का यानी कि संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने संभववाद के संदर्भ में एक मीनिंगफुल डेफिनेशन दी है और वो ये कहा है इन्होंने कि कहीं अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। मानव अपने विवेक से इन संभावनाओं का उपयोग करता है। इस प्रकार उन्होंने संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए कहा था कि प्रकृति द्वारा मनुष्य के क्रियाकलापों के लिए कोई अनिवार्यता प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि प्रकृति मनुष्य को अनेक संभावनाएं देती है और मनुष्य अपने इन जो संभावनाएं उपस्थित है उन संभावनाओं को अपने विवेक के माध्यम से अपनी इच्छाओं के अनुसार उनका उपभोग करता है। ये डेफिनेशन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में दी थी। इसके अलावा लुशियन फेब्रे ने संभववाद की विचारधारा के समर्थन में एक बात यह भी कही थी कि मानव प्रकृति का दास नहीं है। जैसे कि नियतवादी विचारधारा के समर्थक ये बात कहते थे कि मनुष्य है ये प्रकृति की उपज है और प्रकृति मनुष्य के क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। इसके विरोध में लुशियन फेब्रे ने कहा था कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि यह एक क्रियाशील प्राणी है। अब हम बात करते हैं फ्रांस के एक अन्य प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अल्बर्ट डिमांजिया भी ब्लांस के शिष्य थे और संभववादी विचारधारा के समर्थक होने के साथ साथ फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ताओं में इनकी गणना की जाती है। डिमांजियन महोदय के जो अध्ययन का मूल विषय था, ये विषय था फ्रांस की ग्रामीण बस्तियाँ। इन्होंने अपने अध्ययन में विशेष रूप से फ्रांस की जो ग्रामीण बस्तियाँ थी उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और इस पर उन्होंने अनेक सारे शोध पत्र लिखे थे। इसके अलावा इन्होंने यातायात भूगोल, जनसंख्या तथा आर्थिक भूगोल पर भी अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए थे। इनका एक पिकार्डो का इन्होंने अध्ययन किया था और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने पिकार्डो के भूगोल का भी किया था प्रकाशन। अल्बर्ट डिमांजियन ने मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रॉब्लम्स डी ज्योग्राफी ह्यूमने। इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1942 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा क्योंकि अल्बर्ट डिमांजियन संभववादी विचारधारा के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने ये बताया था कि मानव सिंचाई के साधनों के द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकता है। यानी कि मनुष्य अपने विवेक के माध्यम से यदि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का विकास करें तो वहाँ पर सस्टेनेबल यानी कि सतत विकास की अवधारणा को फलीभूत किया जा सकता है। और उसकी इस अवधारणा का हम फलीभूत होते हुए देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में, जहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने से सूखे की निरंतर प्रवृत्ति को रोका जा सका है या उसको नियंत्रित किया जा सकता है, सूखे के प्रभावों को। अब हम अगले चरण में फ्रांस के एक और ज्योग्राफर का उल्लेख करना चाहेंगे जिसका नाम है मैक्समिलन सोरे। इनका कार्यकाल 1880 से 1962 ईस्वी के बीच में माना जाता है। सोरे फ्रांस के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय लीले और सोरबेन विश्वविद्यालय में
भूगोल के प्रोफेसर रहे थे और उन्होंने मानव भूगोल पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी 4 खंडों में। और ये 4 खंड 1941 से लेकर के 1952 ईस्वी के मध्य में प्रकाशित हुए थे। और इन 4 खंडों की जो पुस्तक का शीर्षक था वह था बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इन 4 खंडों की यदि हम बात करें तो पहले खंड में उन्होंने मानव पर्यावरण संबंधी पालतू पशु एवं खेतीहर पौधों पर आधारित अध्ययन किया था। दूसरे खंड में उन्होंने मानव बसाव या अधिवास, यातायात के साधनों तथा सामाजिक आर्थिक तथ्यों पर आधारित अध्ययन किया था। तीसरे खंड में उन्होंने मानव द्वारा संचालित किए जाने वाले विभिन्न उद्योग धंधों का अध्ययन किया था। और चौथे खंड में उन्होंने तकनीकी आधारों पर ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों की विस्तृत व्याख्या इन्होंने की थी। इस प्रकार सोरे महोदय ने अपने भौगोलिक अध्ययन के दौरान प्राणी विज्ञान या मानव शास्त्र, कृषि विज्ञान, समाज शास्त्र का उपयोग करते हुए मानव भूगोल के अध्ययन को उन्होंने आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम बात करते हैं फ्रांस के एक अन्य प्रसिद्ध ज्योग्राफर राउल ब्लेचार्ड का, जिनका जीवन काल है वो 1877 से 1965 ईस्वी के बीच में माना जाता है। और ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ब्लेचार्ड फ्रांस के प्रसिद्ध नगरीय भूगोलवेताओं में शामिल है तथा ये संभववादी विचारधारा के तो समर्थक है ही है, क्योंकि अधिकतर फ्रांसीसी जो भूगोलवेता है वो इसी संभववादी विचारधारा के समर्थक और ब्लांस के शिष्य रहे हैं। ब्लेचार्ड फ्रांस के प्रसिद्ध ग्रेनोबिल विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं और इन्होंने अपने समय में अल्पाइन भूगोल संस्थान की स्थापना की थी तथा इसी संस्थान के माध्यम से उन्होंने फ्रेंच आल्प्स का भी अध्ययन किया था। इसके अलावा ब्लेचार्ड महोदय ने ग्रेनोबुल में नगरीय भूगोल संस्थान की स्थापना की थी और इस संस्थान के माध्यम से उन्होंने फ्रांस के प्रसिद्ध नगरों जिसमें नैन्सी, लियोन्स, मार्सेलीज, नाइस इत्यादि नगरों का भौगोलिक अध्ययन किया था। और इन नगरों के भौगोलिक अध्ययन में ब्लेचार्ड महोदय ने एक तो ऑब्जर्वेशन और दूसरे इंटरव्यूज़, इन 2 फैक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। यानी कि उन्होंने अपने क्षेत्र अध्ययन के दौरान इन 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। अब हम बात करते हैं फ्रांस के एक अन्य ज्योग्राफर पियरे दी फोंते। पियरे दी फोंते फ्रांस के प्रसिद्ध ज्योग्राफर होने के साथ साथ ये संभववाद के भी समर्थक थे और इन्होंने मानव भूगोल के सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया था और इन्होंने मानव भूगोल को विकासशील विज्ञान की श्रेणी में माना था। यानी कि उनका मानना था कि मानव भूगोल का विकास अब भी निरंतर रूप से हो रहा है और इनके विकास की पर्याप्त संभावना है। इन्होंने मानव भूगोल को 2 भागों में विभक्त किया था। एक तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य का पर्यावरण के साथ संघर्ष, निश्चित रूप से मनुष्य और पर्यावरण का निरंतर रूप से पारस्परिक संघर्ष होता रहा है और इसलिए इन्होंने मानव भूगोल के 2 महत्वपूर्ण भाग बताए थे। उसमें पहला भाग बताया था मनुष्य का पर्यावरण के साथ पारस्परिक संघर्ष का, और दूसरा उन्होंने कहा था कि मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य पारस्परिक अंतरक्रिया से उत्पन्न प्रतिफलों की व्याख्या। यानी कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो निरंतर अंतरक्रिया हो रही है उसके फलस्वरूप जिस तरह के प्रतिफल उत्पन्न हो रहे हैं उनकी व्याख्या भी इन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययन के माध्यम से की थी। अब हम फ्रांस के एक और प्रसिद्ध भूगोलवेता का उल्लेख करना चाहेंगे जिनका नाम है जीन गॉटमैन महोदय। जीन गॉटमैन महोदय
फ्रांसीसी ही नहीं बल्कि विश्व के प्रसिद्ध नगरीय भूगोलवेताओं में इनका नाम शुमार है और इन्होंने महानगरों के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों की विस्तृत व्याख्या की थी। ये जीन गॉटमैन महोदय ने नगरीय भूगोल के विकास में, जो कि नगरीय भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख उपशाखा है, इसके विकास में जीन गॉटमैन महोदय ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने फ्रांस के अन्य जियोग्राफर्स से जीन गॉटमैन महोदय थोड़े से भिन्न हैं, क्योंकि अधिकतर फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने अपना जो कार्य था वो फ्रांसीसी भाषा में किया था, जबकि जीन गॉटमैन महोदय ने अपनी जो उस दौरान का भौगोलिक अध्ययन था वो मुख्यतः अंग्रेजी भाषा के माध्यम से किया था और उन्होंने फ्रांसीसी विचारधारा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विश्व के अन्य देशों के समक्ष प्रस्तुत किया था। ये जीन गॉटमैन महोदय की एक महत्वपूर्ण योगदान है विश्व के भूगोल में। उन्होंने शुरुआत में 2 प्रमुख शोध ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से एक का नाम है मिड सेंचुरी ऑफ वर्जीनिया, जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा उनका जो प्रमुख शोध ग्रंथ था वो था मेगालोपोलिस, ये 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी ये दोनों ग्रंथ थे वो अमेरिका की प्रसिद्ध शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे और इनका मेन फोकस था वो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांसीसी विचारधारा को विस्तार देना था। इसके अलावा जीन गॉटमैन महोदय ने फ्रांस से बाहर निकल कर के विश्व के अन्य देशों के नगरीय क्षेत्रों का भी अध्ययन किया था और इसी क्रम में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी अटलांटिक तट पर बोस्टन से लेकर के वॉशिंगटन तक विस्तृत सतत नगरीय क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्दावली का प्रयोग किया था। यानी कि जब हम नगरीय भूगोल में मेगालोपोलिस शब्दावली का उपयोग करते हैं तो ये नगरीय भूगोल के लिए जीन गॉटमैन महोदय का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने मेगालोपोलिस शब्दावली का प्रयोग नगरीय भूगोल को दिया था। इसके अलावा इन्होंने 1952 ईस्वी में राजनीतिक भूगोल पर भी एक प्रसिद्ध लेख लिखा था और उनका ये लेख फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका में हुआ था प्रकाशित। इसके अलावा 1966 ईस्वी में उनकी एक शोध श्रृंखला प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है प्लानिंग ऑफ ऑक्यूपाइड लैंड। इस नाम से उन्होंने एक शोध श्रृंखला प्रकाशित की थी। इस प्रकार यदि हम देखें तो जीन गॉटमैन महोदय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा नगरीय भूगोल। इस नगरीय भूगोल के विकास में और इनकी महत्वपूर्ण शब्दावलियों के विकास में जीन गॉटमैन महोदय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण विचारधारा जिसका विकास फ्रांस में हुआ था और वहाँ के फ्रांसीसी विद्वानों और वहाँ के भूगोलवेताओं ने इस विचारधारा को विश्व के पटल पर रखा था और इसी दौरान इन्होंने मानव भूगोल में एक महत्वपूर्ण संकल्पना का प्रतिपादन किया था जिसे हम कहते हैं संभववादी विचारधारा। और ये संभववादी विचारधारा वातावरण नियतवादी विचारधारा के विरोध में स्थापित की गई थी। इस प्रकार हमने ये जाना कि किस तरह से फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मानव भूगोल की तीसरी प्रमुख विचारधारा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर सभी का धन्यवाद।